राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम पुनर्जागरण का अर्थ एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में अनेक सांस्कृतिक तथा बौद्धिक परिवर्तन हुए, जिन्हें पुनर्जागरण के नाम से पुकारा जाता है। पुनर्जागरण काल वस्तुतः मध्यकाल एवं आधुनिक काल के मध्य का पुल या सेतु बंध है। पुनर्जागरण उस नवीन बौद्धिक मन स्थिति का प्रतीक है जो यूरोप को धीरे धीरे आधुनिकता के द्वार पर ले आई। रोमन साम्राज्य के समय यूरोप ने सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की, परंतु रोमन साम्राज्य के पतन के साथ साथ यूरोपवासी प्राचीन यूनानी एवं रोमन ज्ञान को भूल गए। परिणाम स्वरूप संस्कृति के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया। लोगों में स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव हो गया। परंतु मध्य युग के अंत में एक बौद्धिक क्रांति प्रारंभ हुई, जिसके फलस्वरूप जीवन के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति हुई। यूरोप वासियों में प्राचीन यूनान तथा रोम के साहित्य में रुचि बढ़ने लगी। अब लोगों में स्वतंत्र चिंतन, साहस, जिज्ञासा, अन्वेषण तथा वैज्ञानिक चेतना आदि नवीन भावनाएं उत्पन्न हुई। लोग प्रचलित विश्वासों और प्रथाओं को तर्क की कसौटी पर कसने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप उस समय में प्रचलित अंधविश्वासों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हुई। साहित्य, कला, विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उन्नति हुई। पुनर्जागरण का अर्थ। शाब्दिक दृष्टि से पुनर्जागरण का अर्थ है किसी पुरानी सुप्त ऐतिहासिक वस्तु का पुनः जाग जाना, फिर से जागना। पुनर्जागरण मानव जीवन के प्रति मनुष्य के नवीन दृष्टिकोण का नाम है। विश्व के इतिहास में इसको नवयुग, नया जन्म, बौद्धिक पुनरुत्थान आदि विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। प्रोफेसर स्वेन के शब्दों में पुनर्जागरण उत्तर मध्य युग तथा प्रारंभिक आधुनिक युग के समस्त परिवर्तनों के लिए सामूहिक नाम है। प्रोफेसर डेविस के शब्दों में पुनर्जागरण शब्द मानव के स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचारों को, जो मध्य युग में धर्माधिकारियों द्वारा जकड़े एवं बंदी बना दिए गए थे, व्यक्त करता है। पंडित नेहरू के शब्दों में पुनर्जागरण का अर्थ विद्या का पुनर्जन्म तथा कला, साहित्य एवं यूरोपीय भाषाओं का विकास है। अब है पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं। पहली है मानववादी विचारधारा। पुनर्जागरण मध्यकालीन जड़ता के प्रति मानव की सहज जीवंत चेतना का विद्रोह था। इसने मनुष्यों को लौकिक जीवन का पूरा आनंद उठाने के लिए प्रेरित किया, मानव जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी, धर्म और मोक्ष के स्थान पर मानवता के उद्धार का संदेश दिया। इटली के फ्रांसिस्को पेट्रार्क को मानववाद का प्रणेता माना जाता है। दूसरा बिंदु है बुद्धिवाद का उत्कर्ष। मध्यकाल में धर्म का ऐसा आतंक था कि चर्च एवं पादरियों के प्रति लोगों को अटूट श्रद्धा रखनी पड़ती थी। उनके द्वारा प्रतिपादित जीवन शैली को ही लोगों को सत्य मानना पड़ता था, भले ही वह जीवन को शुष्क एवं नीरस बना दे। पुनर्जागरण युग में अनेक विचारकों ने श्रद्धा एवं विश्वास की विमूढ़कारी प्रवृत्तियों का विरोध किया और ये विचार प्रस्तुत किया कि किसी भी बात को स्वीकारने से पहले मनुष्य को अपनी बुद्धि या विवेक के प्रयोग से उसका परीक्षण कर लेना चाहिए। बुद्धिवाद के प्रवर्तकों में टॉमस एक्विनाज एवं रोजर बेकन के नाम उल्लेखनीय है।
बुद्धिवाद आधुनिकता की एक प्रमुख आधारशिला है। तीसरी विशेषता है स्वतंत्र चिंतन का विकास। मध्य युग में व्यक्ति के चिंतन एवं मनन पर धर्म का कठोर अंकुश लगा हुआ था। पुनर्जागरण ने आलोचना को नई गति एवं विचारधारा को नवीन निडरता प्रदान की। पुनरुत्थान का लक्ष्य परंपरागत विचारधाराओं को स्वतंत्र आलोचना की कसौटी पर कसना था, वैज्ञानिक ढंग से किसी बात की व्याख्या करना था। चौथा बिंदु है व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास। पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता मनुष्य को अंधविश्वास, रूढ़ियों तथा चर्च के बंधनों से मुक्त कराकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करना था। पांचवा पॉइंट है देशज भाषाओं का विकास। देशज भाषा का प्रयोग रेनेसां का एक मुख्य लक्षण था। अब तक केवल यूनानी और लैटिन भाषाओं में लिखे गए ग्रंथों को ही महत्वपूर्ण समझा जाता था। पुनर्जागरण ने लोगों की बोलचाल की भाषा को गरिमा एवं सम्मान दिया, क्योंकि इन भाषाओं के माध्यम से सामान्य लोग बहुत जल्दी ज्ञानार्जन कर सकते थे, अपने विचारों को सुगमता के साथ अभिव्यक्त कर सकते थे। छठा बिंदु है यथार्थ का चित्रण एवं वास्तविक सौंदर्य का अंकन। चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी वास्तविक घटनाओं एवं सौंदर्य का चित्रण करना। सातवां बिंदु है आधारभूत आर्थिक परिवर्तन। मध्यकालीन यूरोप का आर्थिक जीवन सामंती प्रणाली के अंतर्गत कृषि के सामान्य उत्पादन पर आधारित था, जिससे क्षेत्रीय आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुओं की पूर्ति हो जाती थी, परंतु विनिमय का प्रचलन था एवं व्यापार बहुत कम था। पुनर्जागरण काल में इस स्थिति में एक आधारभूत परिवर्तन हुआ। यूरोप में व्यापारिक समृद्धि, उद्योग धंधों के विकास एवं मुद्रा के प्रचलन ने सामंती अर्थव्यवस्था एवं दास प्रथा की जड़ें हिला दी। इससे यूरोप में सामंतवाद का विनाश हुआ। आठवां पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन। यूरोप में व्यापारिक एवं वाणिज्यिक प्रगति के कारण बड़े कस्बों एवं नगरों का उदय हुआ, जो सामाजिक जीवन के नए केंद्र बन गए। पुनर्जागरण का काल नगरों एवं नगरीय जीवन का काल था। इन नगरों ने पुनर्जागरण युग के लेखकों एवं कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। अब है राजनीतिक परिवर्तन। पुनर्जागरण युग में नवीन आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के कारण कुशल प्रशासन तंत्र पर आधारित बड़े राज्यों का उदय हुआ। पहले राज्य सीमित थे तथा सामंत प्रथा एवं दास प्रथा पर आधारित थे। पुनर्जागरण युग में राजत्व की नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ। सांस्कृतिक परिवर्तन। पुनर्जागरण युग अपूर्व सांस्कृतिक हलचल का युग था। इस काल की सांस्कृतिक गतिविधियों में पुनर्जागरण की आंतरिक भावना का बड़ा सशक्त एवं प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण हुआ। कला एवं साहित्य की मध्यकालीन शैलियों में आधारभूत परिवर्तन हो गए। मानववाद की भावनाओं से ओतप्रोत साहित्य एवं कलाकृतियों का विपुल सर्जन हुआ, जिनमें जीवन के सहज नैसर्गिक सौंदर्य एवं उल्लास की अभिव्यक्ति हुई। वैज्ञानिक मनस्थिति का विकास। मानववादी एवं बुद्धिवादी चेतना ने पुनर्जागरण युग में वैज्ञानिक मनस्थिति के आविर्भाव में योगदान दिया। वैज्ञानिक मनस्थिति का अर्थ है भौतिक विश्व के किसी भी नियम को
प्रेक्षण एवं प्रयोग से सिद्ध होने पर ही सत्य स्वीकार करना। वैज्ञानिक चेतना के प्रवर्तकों में फ्रांसिस बेकन का नाम उल्लेखनीय है। वैज्ञानिक चेतना के विकास के कारण पुनर्जागरण युग में विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस प्रकार ये पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं एवं लक्षण थे।